किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसका दर्जा और अधिकार का पता चलता है तथा उसकी अमीरी गरीबी श्रेणी का पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उसके बेटे की मृत्यु के कारण लोग उससे खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा। उनके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई थी। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री का लड़का एक दिन मुंह अंधेरे खेत में से बेलों से तरबूजे चुन रहा था कि गीली मेड़ की तड़ावट में आराम करते सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को ढस लिया। ओझा के झाड़ फूंक आदि का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? बुढ़िया का बेटा मर गया था, इसलिए बुढ़िया को दिए उधार को लौटने की कोई संभावना नहीं थी। इस वजह से बुढ़िया को कोई उधार नहीं देता था। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाकें ही व्यक्ति का समाज में अधिकार व दर्जा निश्चित करती है। पोशाकें व्यक्ति को ऊंच नीच की श्रेणी में बांट देती है। कई बार अच्छी पोशाकें व्यक्ति के भाग्य के बंद दरवाजे खोल देती है, सम्मान दिलाती है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? जब हमारे सामने कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें किसी दुखी व्यक्ति के साथ सहानुभूति प्रकट करनी होती है, परंतु उसे छोटा समझकर उससे बात करने में संकोच करते हैं, उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते। हमारी पोशाक उसके समीप जाने में तब बंधन और अड़चन बन जाती है। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? वह स्त्री घुटनों में सिर गड़ाए फफक फफक कर रो रही थी। इसके बेटे की मृत्यु के कारण लोग इससे खरबूजे नहीं ले रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे। उस स्त्री को देखकर लेखक का मन व्यथित हो उठा। उनके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई थी, परंतु लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि उसकी पोशाक रुकावट बन गई थी। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में खरबूजे को बोकर परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डालियां बाजार में पहुंचाकर लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? बुढ़िया बेटे की मृत्यु का शोक तो प्रकट करना चाहती थी, परंतु उसके घर की परिस्थिति उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था धन का अभाव। उसके बेटे भगवाना के बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे। बहू बीमार थी। यदि उसके पास पैसे होते तो वह कभी भी सूतक में सौदा बेचने बाजार नहीं जाती। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? लेखक के पड़ोस में एक संभ्रांत महिला रहती थी। उसके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी और बुढ़िया के पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी, परंतु दोनों के शोक मनाने का ढंग अलग अलग था। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। वह घर बैठकर रो नहीं सकती थी, मानो उसे इस दिन को मनाने का अधिकार ही ना था। आसपास के लोग मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलते हैं, जबकि सम्रांत महिला को असीमित समय था। अढ़ाई मास से पलंग पर थी, डॉक्टर सिरहाने बैठा रहता था। जबकि लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था, इसलिए उसे सम्रांत महिला की याद आई। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। बाजार के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलते हैं। कोई घृणा से थूक कर बेहया कह रहा था, कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली बात कहता, कोई कहता इसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है, परचून वाला कहता ये धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचा रही है, इसका खरबूजे बेचना सामाजिक अपराध है। इन दिनों कोई भी उसका सामान छूना नहीं चाहता था। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों में पूछने पर लेखक को पता चला कि उसका 23 साल का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन भर में कछियारी करके निर्वाह करता था।
खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। परसों मुंह अंधेरे खेत में से बेलों से तरबूजे चुन रहा था कि गीली मेड़ की तरावट में आराम करते सांप पर उसका पैर पड़ गया और सांप ने उस लड़के को ढस लिया। ओझा के झाड़ फूंक आदि का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया जो कुछ वह कर सकती थी उसने वह सभी उपाय किए। वह पागल सी हो गई। झाड़ फूंक करवाने के लिए ओझा को बुला लाई। सांप का विष निकल जाए इसके लिए नाग देवता की भी पूजा की। घर में जितना आटा अनाज था वह दान दक्षिणा में ओझा को दे दिया, परंतु दुर्भाग्य से लड़के को नहीं बचा पाई। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह महिला 2.5 मास से पलंग पर थी। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। डॉक्टर सिरहाने बैठा रहता था। शहर भर के लोगों के मन पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। इस कहानी में उस बुढ़िया के विषय में बताया गया है जिसका बेटा मर गया है। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। बाजार के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलते हैं। कोई घृणा से थूककर बेहया कह रहा था, कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली बात कहता, कोई कहता इसके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है, परचून वाला कहता ये धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचा रही है, इसका खरबूजा बेचना सामाजिक अपराध है। इन दिनों कोई भी उसका सामान छूना नहीं चाहता था। यदि उसके पास पैसे होते तो वह कभी भी सूतक में सौदा बेचने बाहर नहीं जाती। दूसरी ओर लेखक के पड़ोस में एक सम्भ्रांत महिला रहती थी जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। उस महिला के पास शोक मनाने का असीमित समय था। 2.5 मास से पलंग पर थी। डॉक्टर सिरहाने बैठा रहता था। लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था। इस कहानी से स्पष्ट है कि दुख मनाने का अधिकार भी उसके पास है जिसके पास पैसा हो। निर्धन व्यक्ति अपने दुख को अपने मन में ही रख लेते हैं, वे इसे प्रकट नहीं कर पाते। इसलिए इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार सार्थक है।